सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां स्वागतं सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायाम्। अयि भो मित्राणि, गतदिने ग्रह नक्षत्रभगण वस्तुतः गतदिने ग्रहाणां सावनदिनमानं कथम् आनीतं सूर्यसिद्धान्तानुसारेण कथम् आनीयते इत्यस्मिन् विषये चर्चा व्यधायि। तत्र ग्रन्थकारः अवोचत्, भानाम् अष्टाक्षि वस्वद्रि त्रिद्रिद्व्यष्ट शरेन्दवः भोदयाः भगणैः स्वैः स्वैः ऊनाः स्वस्वोदया युगे। अर्थात युगे अर्थात एकस्मिन् महायुगे यदा भोदयाः नक्षत्रोदयाः नक्षत्राणाम् उदयाः अर्थात नक्षत्रभगणाः इति वक्तुं शक्यते। कथं नक्षत्रोदयेन नक्षत्रभगणस्य ग्रहणं क्रियते इति आशंकायाम् उच्यते यत् यदि कस्यचिदपि नक्षत्रस्य उदयद्वयं भवति यावता कालेन भवति तावता कालेनैव तस्य नक्षत्रस्य एकः भगणः जायते इति एकस्मिन् इति नक्षत्रोदयद्वयान्तर्गतवर्ती कालः नाक्षत्रमेकं दिनं यदुक्तं खलु तदेव नाक्षत्रं दिनं वस्तुतः नक्षत्रभगणकालः अपि उच्यते। कथमिति चेत् अत्र पश्यन्तु, अत्र कश्चन द्रष्टा अस्ति। अयं द्रष्टा अस्मिन् भ्रमणवृत्ते भ्रमन्तं ग्रहमपि पश्यति, अथ च अस्मिन् नक्षत्रवृत्ते एकं नक्षत्रमपि अपश्यत् असौ द्रष्टा। कदा? रात्रौ 8 वादने। यदि रात्रौ 8 वादने किम् अपश्यत्? यत् कश्चन ग्रहः अपि यत्रैव वर्तते अस्यां बिन्दौ, अथ च नक्षत्रमपि किमपि वर्तते। चिन्तयतु यत् अश्विनी नक्षत्रम् अस्ति, तर्हि पुनः अस्य अश्विनी नक्षत्रस्य उदयः यदा यावता कालेन भवति तदेव खलु एकं नाक्षत्रं दिनं, तदेव तावत् नक्षत्रभगणकालः अपि उच्यते खलु। यतो हि नक्षत्रस्य एकं भ्रमणं जायते तेनैव कालेन, अथ च एकं भ्रमणमेव एकः भगणकालः खलु। अतः नक्षत्रस्य एकं भ्रमणं यद् एकेन सावनदिनेन प्रायः सम्पद्यते तावता तस्य नक्षत्रस्य एकः भगणः अपि समकालिक एव सम्पूर्यते इति भावः। जितने समय में एक नाक्षत्र दिन होगा उतने ही समय में एक नाक्षत्र भगण काल भी होगा। इस बात को मैंने कह दिया, मैं इसको हिंदी में दोबारा कह देता हूँ। चूँकि कोई भी नक्षत्र जहाँ पे स्थित है, चूँकि आकाश में स्थित उसकी स्थिति मानते हैं, इसलिए नक्षत्र का एक बार दर्शन किसी समय विशेष में किसी स्थान विशेष पर, जैसे इस दृष्टा को 8 बजे इसका दर्शन हो गया एक नक्षत्र का, अश्विनी का। पुनः इस अश्विनी का जब उसे दर्शन होगा तो फिर कल उसको दर्शन होगा। आज अगर 8 बजे हुआ तो कल भी होगा उसको दर्शन। तो चूंकि उस नक्षत्र के 2 दर्शन हो गए तो उस 2 दर्शन में एक नाक्षत्र दिन तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ ही उस नक्षत्र का पूरा एक भ्रमण हो गया। ये ऐसे पूरा या ऐसे, ये अब ग्रह यहाँ है, ग्रह की गति अगर हम ऐसे मान रहे हैं तो इसको प्रवाह वायुजनित ऐसे मान लीजिए, और एक चक्कर हो गया इसका। ठीक, तो इस प्रकार से एक चक्कर लगने के कारण उस नक्षत्र का, चाहे अश्विनी हो, चाहे इसे आप अश्विनी मानिए, भरणी मानिए, कृत्तिका मानिए, जो भी मान लीजिए, सबको अपने अपने जन्म नक्षत्र में इंटरेस्ट है तो अपना अपना जन्म नक्षत्र। हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो जन्म नक्षत्र दिन में तो नहीं आ रहा है। अगर दिन में आएगा तो कैसे दर्शन करेंगे? रात्रि में जो नक्षत्र हैं उन्हीं का दर्शन आप कर सकते हैं। तो रात्रि में किसी एक नक्षत्र विशेष को पकड़ लीजिए और उसको आप देखिए तो प्रतिदिन उसका दर्शन होगा।
लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या प्रतिदिन उसी समय उसका दर्शन होगा? तो उत्तर है नहीं, प्रतिदिन ठीक निश्चित समय पर ही उसका दर्शन नहीं होगा। ठीक निश्चित समय जिसे आप कहते हैं वह मैंने कल भी बोला, उसे हम सावन दिन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सिविल डे, सावन दिन। ठीक है। और नक्षत्र के उदयद्वयांतर्गतवर्ती काल में उतना ठीक 24 घंटे या एक सावन दिन जितना समय नहीं लगता, उससे कम लगता है। कितना कम लगता है? तो इस प्रश्न के लिए उन्होंने कहा कि दूसरे दिन वो 3 मिनट 56 सेकंड पहले 3 मिनट 56 सेकंड पहले ही उसका दर्शन हो जाएगा। यानी 3 मिनट 56 सेकंड पहले का क्या मतलब हुआ? यानी लगभग 4 मिनट पहले। तो 4 मिनट पहले क्या हो जाएगा? 7:56 मिनट में 4 हो जाएगा 56। तो 3 मिनट 56 सेकंड पहले, यानी कि 7:56 मिनट 4 सेकंड पे उस नक्षत्र का दर्शन होगा आपको दूसरे दिन। 8 बजे नहीं होगा। कितने बजे हुआ? शाम को रात में 7:56 मिनट 4 सेकंड पे हुआ दूसरे दिन। तो मैंने आपसे क्या बोला कि घड़ियाँ जो बनी हुई हैं आपकी, उन घड़ियों को आप मध्यम सावन दिन मानिए। और उसके हिसाब से मान लीजिए कि मैंने 8 बजे रात में अपना सावन दिन आरंभ माना। जो एक सावन दिन की परिभाषा क्या दी हुई है कि उदयाद उदयम भानो हो भूमि सावन वासरः, कि उदय से उदय तक क्या एक सावन दिन होता है, या उदयाद्वयांतर्गतवर्ती कालः एकम सावन दिनम। इसी को तो बोला ना उन्होंने शुरू में। क्या बोला था कि सावनोर्कोदय तथा अर्कोदय ही सावन विज्ञेयः। तो अर्कोदय से सावन, तो अब अर्कोदय या तो एक अर्कोदय का एक काल विशेष फिक्स कर लीजिए और अर्कोदय से अर्कोदय उतना टाइम ले लीजिए, उसे सावन दिन बोल दीजिए। अथवा मैं एक टाइम भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने देखा किसी नक्षत्र को रात में 8 बजे देखा, फिर आज रात से लेके कल रात के 8 बजे तक 24 घंटे, ये मेरा एक मध्यम सावन दिन है। तो मान लीजिए मैंने 8 बजे से अपना मध्यम सावन दिन मानना आरंभ किया, तो कल फिर रात में 8 बजे मेरा एक सावन दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। और लेकिन नक्षत्र दिन उसके 3 मिनट 56 सेकंड पहले, यानी रात में 8 बजे नहीं बल्कि 7:56 मिनट 4 सेकंड पे कंप्लीट हो जाएगा। और जो एक नक्षत्र दिन तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सावन दिन है वो नक्षत्र दिन से 3 मिनट 56 सेकंड पहले ही समाप्त हो गया। एक तो ये अर्थ निकला। दूसरा क्या अर्थ निकला? दूसरा अर्थ ये निकला कि एक सावन दिन से 3 मिनट 56 सेकंड पहले ही एक नक्षत्र भगण हो गया। ठीक, उस नक्षत्र का भगण संपन्न हो गया। तीसरे दिन क्या होगा? 3 मिनट 56 सेकंड को द्विगुणित कर दीजिए, क्योंकि पहले दिन से दूसरे दिन 3 मिनट 56 सेकंड पहले हुआ था, फिर तीसरे दिन 3 मिनट 56 सेकंड पहले होगा। तो 3 मिनट 56 सेकंड कल जल्दी हुआ था, आज फिर 3 मिनट 56 सेकंड पहले हो जाएगा, तो यानी 2 बार 3 मिनट 56 सेकंड। तो 3 मिनट 56 सेकंड को द्विगुणित कर देंगे तो 7 मिनट 52 सेकंड पहले, है ना। तो 7 मिनट 52 सेकंड का पहले क्या हुआ कि 7:52 और 8 सेकंड पे क्या हो जाएगा? तीसरी बार नक्षत्र का उदय। इसका उदय आप तीसरी बार देखेंगे, तो तीसरी बार उदय देखेंगे, यानी कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए भाई। 2 उदयों में 1 दिन होता है ना, तो 3 उदयों में 2 दिन होंगे। तो नक्षत्र के तो 2 दिन कब हो गए? तो सावन दिन फिर वही रात में 8 बजे। दूसरा सावन दिन हुआ था 8 बजे, तीसरा भी सावन दिन रात में 8 बजे। लेकिन सावन दिन से नक्षत्र दिन कब हो गया? पहले 7:52 पर ही नक्षत्र दिन संपन्न हो गया दूसरा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और जब नक्षत्र दिन संपन्न हुआ उसी समय आपको नक्षत्र भगण काल भी संपन्न मानना चाहिए, यानी कि सावन दिन, दूसरे सावन दिन के समाप्ति के 7 मिनट 52 सेकंड पहले ही दूसरा नक्षत्र भगण समाप्त हो गया। ठीक, क्लियर है। ठीक इसी तरीके से 16वें दिन क्या होगा कि 16वां जो सावन दिन आरंभ होगा ना, वो 16वां सावन दिन आरंभ होगा। तो 16वां सावन दिन आरंभ होने का मतलब यूँ क्या कह सकते हैं हम कि 15वां सावन दिन समाप्त होगा। तो 15वां सावन दिन जब समाप्त हुआ उसके 59 मिनट पहले, यानी लगभग 1 घंटे पहले, यानी 7:01 पे ही
15वां नक्षत्र दिन समाप्त हो जाएगा। यानी कि 15वां नक्षत्र भगण, 15वीं बार जो रिवॉल्यूशन है नक्षत्र का भगण का, वो सावन दिन से 1 घंटा पहले ही समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से 361वें दिन क्या होगा, 361वें दिन क्या होगा कि जो आपका 360वां सावन दिन समाप्त हुआ, उस 360वें सावन दिन के समाप्त होने से लगभग 24 घंटे पहले, तो लगभग 24 यानी कितना, 23 घंटे 56 मिनट पहले क्या हो जाएगा आप नहीं 24 मिनट पहले था ना, तो 24 मिनट, हाँ तो मतलब 24 मिनट कम 24 घंटे पहले, तो 24 मिनट कम, तो 24 मिनट कम कर दीजिए ना, ये 23:56 को लिखा हुआ है, तो 24:36 कर दीजिए इसको, 36, 24 मिनट कम 24 घंटे पहले, यानी कि 23 घंटा 36 मिनट पहले 360वां जो सावन दिन संपन्न हुआ, उस 360वें सावन दिन के संपन्न होने के 23 घंटा 36 मिनट पहले, यानी कि शाम को 7:36 पे 360वां नक्षत्र दिन समाप्त हो जाएगा, यानी 360वां नक्षत्र भगण समाप्त हो जाएगा। ठीक। और 365वें दिन क्या होगा, 365वें दिन जब 364वां सावन दिन समाप्त हुआ, उस 364वें सावन दिन समाप्त होने के 24 घंटे पहले ही 364वां नक्षत्र दिन समाप्त हो जाएगा। यानी यह जो सावन दिन हो रहा है समाप्त 365वां 64वां, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 364वां सावन दिन, मैंने क्या बोला 364, इसको 365 की जगह 366 कर लें समझने के लिए, तो ज़्यादा सही रहेगा, मोटा मोटी तौर पे ऐसे कर लीजिए, तो अब वो ज़्यादा सही रहेगा। कैसे मैं बताता हूँ। तो 366वें दिन क्या होगा, 366वें दिन यानी कि 366वीं बार जब सूर्योदय हुआ या रात के 8 बजे, तो 366 बार 8 बजे यानी 365 दिन हुए। तो 365 जब सावन दिन आपके समाप्त होते हैं, उस सावन दिन के 365वें सावन दिन के समाप्त होने के 1 दिन पहले ही 365वां नक्षत्र दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक। और यानी कि 365वां जब 366वां जब सावन दिन आरंभ हो रहा है, तो इसको 365 ही रखिए, यानी 365वां जब सावन दिन आरंभ हो रहा है, उस समय क्या होगा, 366वां नक्षत्र दिन आरंभ हो जाएगा। ठीक। तो 366वां नक्षत्र दिन आरंभ हो जाएगा, है ना। तो बार बार मैं वो कर रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिएगा, इसको 366 ही रहने दीजिए। मतलब कि 366वां सावन दिन जब आरंभ होगा, उससे 1 दिन पहले 366वां नक्षत्र दिन समाप्त हो जाएगा। यानी 365वां जब सावन दिन समाप्त होगा तो 366वां समाप्त हो जाएगा। यानी सही लिख रहे थे हम, बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। सही उसने बोला था कि 365वां जब सावन दिन समाप्त 365वें दिन क्या होगा, 365वें दिन जो 365वां नक्षत्र दिन है ना, वो 1 दिन पहले यानी 364वें सावन दिन में ही 365 नक्षत्र दिन हो जाएंगे। और 365वां जब दिन लगेगा तो उस दिन 366वां नक्षत्र दिन आरंभ हो जाएगा, यानी 365 समाप्त हो जाएगा। जब 365वां सावन दिन आरंभ होगा तो 1 दिन तक चलेगा, तब जाके 366 वो समाप्त होगा। लेकिन 365वें सावन दिन नक्षत्र दिन 300 आरंभ होने के समय 365
नक्षत्र दिन पूर्ण हो जाएंगे। 365वां सावन दिन आरंभ होने के समय 366वां नक्षत्र दिन संपन्न हो जाएगा। फाइनली बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। क्योंकि एक दिन पीछे हो गया, एक दिन पहले ही समाप्त हो गया नक्षत्र दिन है। यानी जब 8 बज रहे हैं 365वीं बार, ठीक, तो 365वीं बार जब 8 बजेगा तो उस समय 365वां सावन दिन आरंभ होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो नक्षत्र दिन है वो उस 8 बजे 365वें बार जब 8 बज रहा है उसके 24 घंटे पहले ही 365वां नक्षत्र दिन समाप्त हो गया है? यानी 365 नक्षत्र भगण 365वें सावन दिन के आरंभ होने के एक दिन पहले ही समाप्त हो गए हैं। तब 365वां सावन दिन जब आरंभ होगा उस समय क्या होगा? 366वां नक्षत्र भगण आरंभ होगा। बात समझ आ गई? क्योंकि एक 365वां नक्षत्र भगण तो 365वें सावन दिन के एक दिन पहले ही लग गया था, तो वो समाप्त हो जाएगा कब? जब 365वीं बार 8 बजेगा, तब 365 नक्षत्र भगण हो चुके रहेंगे और 366वां प्रवृत्त हो जाएगा। इधर सावन दिन 365वां प्रवृत्त हुआ और नक्षत्र भगण या नक्षत्र दिन 366वां प्रवृत्त हुआ। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो इसलिए 365 जो भभ्रम होते हैं जितने समय में हुए, उसमें अगर एक क्या है, एक आपका, अच्छा 365 दिन में एक भगण सूर्य का पूरा हो जाता है। सावन दिन में सूर्य का कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये भगण काल को अगर हम घटा दें सूर्य के भगण काल को नक्षत्र के भगण काल से, तो हमें क्या अच्छा यहाँ पे ये उन्होंने बोला था, तो ये तो हमने ये किया कि जब 300, अच्छा इसको मैंने जोड़ा था, मैंने क्या किया था ना कि 365वें दिन जब सावन दिन आरंभ हुआ उस समय 365 भभ्रम हो चुके थे और एक भभ्रम और हो गया था, यानी कि 366 भभ्रम हो गए थे। ठीक है, ये 366 भभ्रम हो गए थे। 365वें दिन 366 नक्षत्र के भगण हो गए। तो नक्षत्र के भगण 366 और 365 दिन में सूर्य का भगण 1, तो ग्रह के भगण को नक्षत्र भगण में से घटाएंगे तो सावन दिन आपको मिल जाएंगे। इसलिए नक्षत्र भगण में ग्रह के भगण को घटाने से ग्रह सावन दिन मिलते हैं। और ये आप प्रत्येक ग्रह के सावन ग्रह भगण को घटा दें के सावन दिन प्राप्त कर लेंगे। ये कल की बात हुई थी। अब हम एक दूसरी बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं वो अब सूर्य, अब अधिमास और चांद्रमास की बात करते हैं। क्या कहते हैं? भवंती शशिनो मासा सूर्येन्दु भगणांतरम रवि मासो नितास्ते तु शेषास्युरधिमास काहा। ठीक, क्या बोला कि भवंती शशिनो मासाह, कि जो चंद्रमा के भवंती शशिनो मासाह, चंद्रमा के मास को हम कैसे ज्ञान करें? एक महायुग में चंद्रमा के कितने महीने होते हैं? एकस्मिन् महायुगे कति चांद्रमासाः इति यदि जिज्ञासा वर्तते चेत किम विधेयम्? सूर्य भगणः अथ च रवि चंद्रभगणः एकस्मिन् महायुगे यावन्तः सन्ति तयोः अंतरम यदि विधीयते चेत तत् अंतरतुल्यमेव चंद्रमासस्य संख्यात्मकम मानम। सूर्य के भगण को और चंद्रमा के भगण को है अगर हम अंतर कर देंगे, चंद्र भगण माइनस रवि भगण, तो क्या आ जाएगा? चांद्रमास आ जाएंगे। ये कह रहे हैं वो। चंद्रमा के भगण की संख्या पहले पढ़ चुके हैं, सूर्य के भगण की संख्या पहले पढ़ चुके हैं। तो कहते हैं कि चंद्रमा के भगण में अगर सूर्य के भगण को हम घटा दें तो हमको चांद्रमास मिल जाएगा। ठीक, यही इन्होंने बोला। क्या बोला? कि भवन्ति शशिनो मासाः
सूर्येन्दु भगणांतरम, सूर्येन्दु भगणांतरम, सूर्या चंद्रमसोहो युग भगण विश्लेषम, सूर्य और चंद्रमा के युग, एक महायुग में जो भगण हैं उनका विश्लेष कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। तो शशिनः चंद्रस्य युगे एकस्मिन् महायुगे मासाः चांद्रमासाः भवन्ति। ते तु ये तो हो गया। अब इसके आगे अधिमास की बात करेंगे अगले उत्तरार्ध में श्लोक के 35वें श्लोक के। तो अब इसकी उपपत्ति समझ लीजिए। इसकी उपपत्ति के लिए उन्होंने क्या कहा, देखिए एक बात तो ये समझनी चाहिए कि अमावास्या से दर्शः सूर्येन्दु संगमः, दर्शा अर्थात अमावास्या, अमावास्या से अमावास्या तक एक चांद्रमास होता है, ये बात तय है। अमावास्या को क्या होगा, दर्श को सूर्य और चंद्रमा का संगम होगा। तो देखिए ये है पहली अमावास्या जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हैं। फिर ये दूसरी अमावास्या हुई जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हो गए। तो इस अमावास्या से इस अमावास्या के बीच में एक ये चांद्रमास होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये जो युति है, तो इस युति के आधार पर हम क्या करेंगे, उनका ये चांद्रमास का हम संख्या निकालेंगे। ठीक है, चांद्रमास की संख्या कैसे निकालेंगे, युति के आधार पर। तो उन्होंने ये कहा कि तो अब इन्होंने क्या बोला कि एक अमावास्या से दूसरे अमावास्या तक को चांद्रमास कहते हैं, है ना, इस अमावास्या से अमावास्या तक। तो चांद्रमास, और हम निकाल क्या रहे हैं, चांद्रमास ही तो निकाल रहे हैं। यानी चांद्रमास निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें ये जानना होगा कि ये युतियाँ कितनी बार हुई हैं एक महायुग में, तभी तो पता चलेगा। तो एक महायुग में कितनी बार ये युति किए हैं, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम ये बता सकेंगे कि एक महायुग में कितने चांद्रमास होते हैं, क्योंकि जितनी उनकी युतियाँ होंगी उतने ही चांद्रमास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका जो है मैं पहले यहाँ जो टीकाकार कहते हैं कपिलेश्वर, पहले उसको कह देता हूँ, फिर दूसरा उदाहरण लेंगे। ठीक, जो विज्ञान भाष्य में लिया है। तो क्या कहते हैं कि दर्शांतात् दर्शांतावधि 30 तिथ्यात्मकः कालः चांद्रो मासः। एक दर्श से दूसरे दर्श तक, एक अमावास्या से दूसरे अमावास्या तक, दर्शांतात् अर्थात अमावास्यायाः, दर्शांतावधि अमावास्यावधि, एकस्मात् एकस्याः अमावास्यायाः अपराम अमावास्यां यावत् किं भवति 30 तिथयः भवन्ति, तर्हि तैः 30 तिथिभिः ताभिः 30 तिथिभिः किं भवति, यह कालः स एव चांद्रः मासः। अतः किम उच्यते, दर्शावधिं मासमुशन्ति चांद्रम, कि दर्शावधि, दर्श की अवधि पर जाकर जो होता है उसे ही चांद्रम मासम उशन्ति, उसे ही चांद्रमास कथयन्ति कहते हैं, दर्शावधि पर। ठीक है। परंच प्रतिदर्शांतम चंद्र सूर्ययोः योगः भवति। तो प्रतिदर्शांत पे क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा का योग होगा। अर्थात प्रतिदर्शांतम एक कदम्ब प्रोतवृत्त गते सूर्या चंद्रमसोः बिंब केंद्रे भवतः। मतलब प्रतिदर्शांत में, प्रत्येक दर्शांत में क्या होगा, एक कदम्ब प्रोतवृत्त गते, एक ही कदम्ब प्रोतवृत्त में। तो कदम्ब प्रोतवृत्त को बाद में समझेंगे, इतना समझ लीजिए कि एक ही सीध में सूर्य और चंद्रमा होंगे। सूर्या चंद्रमसोः बिंब केंद्र, इस बिंब का केंद्र और इसके बिंब का केंद्र दोनों एक ही सूत्र में होंगे। तो यहाँ पे भी एक ही सूत्र में है और यहाँ पर भी एक ही सूत्र में है। तो इति दर्शः सूर्येन्दु संगमः इत्युक्ते है। तो दर्शः यानी अमावास्या को सूर्य और इंदु का संगम होता है, ऐसा कहा जाता है। एकस्मात् दर्शांतात् अग्रे, एक दर्शांत से आगे,
स्व गत्या पूर्व मुखम व्रजतो, अपनी अपनी गति से पूर्व की ओर चलते हुए, सूर्य अपनी गति से पूर्व की ओर चलेगा, चंद्रमा अपनी गति से पूर्व की ओर चलेगा। तो व्रजतो रविचंद्रयो हो अधिक गति ही हिमद्युति ही, इन दोनों में रवि और चंद्रमा में अधिक गति कौन है? चंद्रमा। तो अधिक गति ही अयन चंद्र हिमद्युति ही, अर्थात हिमसमा द्युति ही किरणा यस्य सह हिमद्युति अर्थात चंद्र। तो एतयोः रविचंद्रयोः अधिक गति ही कहा वर्तते? चंद्र। तो उसी को बोल रहे हैं कि रविचंद्रयोः अधिक गति ही हिमद्युति ही यदा पुनः रविना सह द्वितीया मानते योगम करोति, ये जब फिर ये जो अधिक गति है जब दूसरे अमावास्या के अंत में इस सूर्य के साथ संयोग करेगा, तदा तावद एकश चांद्रमासो भवति, तो एक चांद्रमास होगा। यानी यहाँ से चले और यहाँ से चलते चलते अधिक गति होते हुए फिर यहाँ पे आ जाए, और जितने देर में ये चंद्रमा यहाँ से गति करते 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 इस पॉइंट पे आएगा, उतने देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो एक दूसरी युति हो जाएगी। तो यही इतने ही समय को एक चांद्रमास कह देंगे। तत्र रविचंद्रयोः गत्यंतरम द्वादश राशि एक भगण तुल्यम भवति। तो इसमें रवि और चंद्रमा के बीच में अंतर कितना हुआ? 12 राशियों का, यानी कि एक भगण का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? एक भगण का अंतर। भाई ये चला यहाँ से यहाँ तक 30 अंश, ठीक, और ये कितना चला? ये चला 30, ये पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाएगा तो 360 अंश हो जाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ चलेगा 30 अंश यानी 390 अंश। तो 390 अंश में चंद्रमा चला 390 और सूर्य चला 30, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? एक भगण 360 अंश के तुल्य इन दोनों का अंतर हो गया, एक भगण के तुल्य अंतर हो गया। वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तत्र रविचंद्रयोः गत्यंतरम, इन दोनों रवि का और चंद्रमा के गतियों का अंतर 360 है ना। गत्यंतरम द्वादश राशि एक भगण तुल्यम भवति। अतः यदि एक भगण तुल्येन सूर्या चंद्र मसोः गत्यंतरेण एकः चांद्रमासः, जब इन दोनों के गति में एक भगण का तुल्य अंतर होता है तो एक चांद्रमास होता है। तो युग भगण तुल्य अंतर में क्या होगा? ये त्रैराशिक किया, बात समझ में आ रही है? इसको देखिए, किए देता हूं मैं। क्या त्रैराशिक कर रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए, यदि एक भगण तुल्येन सूर्या चंद्रमसोः गत्यंतरेण, अब देखिए एक भगण तुल्य गत्यंतर है भाई, चंद्र गति हो गई 390, सूर्य गति ही है 30, हो गया 360, क्या हो गया? ये गत्यंतर, गत्यंतरम। अब ये जो गत्यंतर है, ये गत्यंतरेण एक चांद्रमास, तो अब तो ये एक भगण तुल्य गत्यंतर हुआ इनके बीच में। भाई ये गत्यंतर एक 360 अंश बोलिए चाहे एक भगण बोलिए ना, तो ये एक भगण भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये एक भगण तुल्येन गत्यंतरेण किं भवति? यदि एकः चांद्रमासः, ठीक, तो युग भगण तुल्य गत्यंतरेण एक, तो इन दोनों के बीच में जब भगण एक भगण तुल्य अंतर में एक चांद्रमास, तो महायुग भगण तुल्य अंतर में क्या हो जाएगा? तो महायुग भगण तुल्यांतरेण क्या हो जाएगा? तो इत्यनुपातेन कह लब्धा इति युग चांद्रमासाः। तो अब इसको क्या कहेंगे कि चांद्र भगण माइनस रवि भगण। बात समझ में आ रही है ना? क्या बोला? चांद्र भगण माइनस रवि भगण है,
ठीक है, ये बटे 1 गुणा ये कुछ भी कह लीजिए, बात समझ में आ रही है ना, कि 1 भगण तुल्य अंतर, जब दोनों का अंतर कितना है, 1 भगण के तुल्य है, ठीक है, तो उसमें 1 चांद्रमास मिल रहा है। तो इन दोनों के भगणों के तुल्य एक महायुग में इनके इसका जितना भगण हो चंद्रमा का, और एक महायुग में रवि के जितने भगण हो, उन दोनों भगणों का तुल्य अंतर, भाई ये भी तो आखिरकार गति ही है ना इनकी, ये क्या है, ये गति है, चंद्रमा की गति 390 और सूर्य की गति 30, तो ये यही गति तो एक महायुग में बढ़ते 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 भगण के रूप में आएगी। यही सूर्य गति जो 30 अंश हो रही है एक महीने में, यही एक महायुग में कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी 43,20,000 भगण के तुल्य। तो 43,20,000 भगण बोलिए, और चाहे 43,20,000 गुणे 360 अंश बोल दीजिए, यही तो बात। ये क्या होगा, यही रवि गति है एक महायुग में, यही तो है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। और ऐसे चंद्रमा का कर लीजिए, चंद्रमा का क्या हो जाएगा, चंद्रमा के जितने भगण आए एक महायुग में, उसमें 360 का उसको अंशात्मक कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, चंद्रमा एक महायुग में कितना अंशात्मक गति किया वो। तो अब अंशात्मक में लिखेंगे आप या कि सीधे भगण लिख देंगे, अंशात्मक लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए उनकी गति कितनी है, इसलिए क्या बोला, एक महायुग में सूर्य की गति कितनी है, 43,20,000 भगण। अब आप उसको निकाल कितना चला, तो आप इसको इतने चक्कर लगाया, तो ये चक्कर भी तो उसकी गति ही है, 43,20,000 चक्कर लगाया, और ये ज़्यादा चक्कर लगाएगा, तो इसके जो चक्कर होंगे इनके चक्करों से इसके चक्कर को घटा लीजिए, जैसे यहाँ घटाए आप 390 में से 30 घटा दिए। तो चंद्रमा के भगणों में रवि के, भाई जब एक ही महीने में ये इतना अंशात्मक अंतर आ गया, तो ये तो एक महायुग में ये इसी प्रकार का रेशियो ये बरकरार रहेगा ना, तो इसीलिए चांद्र भगण ज़्यादा हो जाएगा, रवि भगण कम हो जाएगा। तो चांद्र भगणों में रवि के भगण का आप अंतर कर देंगे, तो आपको एक महायुग में कितने चांद्रमास हैं ये पता चल जाएगा। अब इसी बात को अतः अत्र यतो ही चंद्र अधिक गति ही अतः चंद्र भगणा रवि भगणोना क्रियन्ते, ये भी बात उन्होंने कह दी भाष्यकार ने, कि चूंकि चंद्रमा अधिक गति है, अधिक गति होने से तेज चलता है, इसलिए उसके भगण ज़्यादा हो जाएंगे, तो जिसके भगण ज़्यादा होंगे घटाओगे तो उसी में से रवि के भगण कम हैं, तो उसको घटा दोगे। एक तो ये बात कही किसने, तत्वामृत भाष्यकार कह रहे हैं। इसी को इन्होंने क्या नाम है, विज्ञान भाष्यकार ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप ये समझिए, कल्पना, उन्होंने ये कहा कि दो लड़के चक्कर लगा रहे हैं, द्वौ बालकौ स्तः एकस्य गतिः का वर्तते, एकस्य गतिः वर्तते 5 भगणाः प्रति घंटा, 1 घंटा में 5 भगण, ठीक। ये जो अंदर जो चल रहा है वो 1 घंटे में 5 भगण कर ले रहा है, ये जो बच्चा है 1 घंटे में 5 बार घूम जा रहा है, ठीक। और ये चूँकि बड़ा वृत्त है तो ये क्या होगा, ये 1 घंटे में 3 ही बार घूमेगा, ठीक है ना। तो ये 1 घंटे में 3 बार चला, ये 1 घंटे में 5 बार चला। क्लियर हो रही ना बात। तो उन्होंने ये बोला कि इन दोनों की जो युति है वो कितनी बार होगी, इसका युति ही तो अचांद्रमास कह रहे हैं ना आप, भाई युति ही अभी पीछे क्या किए थे हम अमांताद अमांतम यावत सचांद्र, और अमांत पे आपका सूर्य और चंद्रमा की युति हो गई। सूर्य चंद्रमा की युति काउंट कर लीजिए, वही तो आपके चांद्रमास हैं। उसी चीज़ को इन्होंने इस तरीके से कहा, क्या कहा कि भाई इसके 5 चक्कर, इसके 5 चक्कर, इसके 3 चक्कर, यानी ये इसका 5, इसका भगण 5, इसका भगण 3, इन दोनों भगणों का अंतर निकाल दो तो वही युति हो जाएगी। ये कितनी बार ये चक्कर 1 घंटे में कितनी बार ये दोनों मिलेंगे आपस में, तो ये उन्होंने बताया कि 5 - 3 बराबर 2 बार मिलेंगे ये। अच्छा, इसी चीज़ को बड़े ही सुंदर उदाहरण से इन्होंने आगे घड़ियों के उदाहरण से समझाया है, ठीक। कि जो घड़ी होती है, घड़ी में ये जो नीली है, ये बड़ी है, बड़ी सुई है,
ये मिनट की सुई है, और जो छोटी वाली है लाल, ये घंटे की सुई है। तो क्या हुआ कि ये दोनों घड़ियाँ जब सुइयाँ जब चलेंगी तो क्या होगा, पहली बार ये दोनों सुइयाँ 5:04 से ही 11 मिनट पे मिलेंगी, पहली युति होगी उनके बीच में। ठीक, दोनों घंटे और मिनट की सुइयाँ पूरा दोनों जब चक्कर लगा लें घंटे की और मिनट की, तो तो ये चक्कर जब लगाएंगी दोनों, तो उतने में ये कितनी बार मिलेंगी, इसको उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि महावीर प्रसाद जी ने, कि पहली बार ये 1:05 से ही 4 मिनट पे मिलेंगी, दूसरी बार 2:10 से ही 11 मिनट पे मिलेंगी, तीसरी बार घंटे और मिनट की ये सुइयाँ 3:04 से ही 3:16 से ही 4/11 मिनट पे मिलेंगी, चौथी बार 4:21 से ही 9/11 मिनट पे मिलेंगी, पाँचवीं बार घंटे और मिनट की सुइयाँ 5:27 से ही 3/11 मिनट पे मिलेंगी, और छठी बार 6:32 से ही 8/11 मिनट पे मिलेंगी, सातवीं बार 7:38 से ही 2/11 मिनट पे मिलेंगे, घंटे और मिनट की सुइयों की युति होगी। आठवीं बार 8:43 से ही 7:11 मिनट पर, यानी कि 8:43 से थोड़ा ज़्यादा समय पे ये आठवीं युति घंटे और मिनट के सुई की होगी। नवीं बार जो ये युति होगी वो 9:49 से थोड़ा ज़्यादा समय पे ये घंटे और मिनट की सुइयाँ मिलेंगी, इनकी नवीं युति होगी। 10वीं युति इनकी कब होगी, 10:54 और थोड़ा उससे कुछ ज़्यादा, कुछ सेकंड, 54 से ही 6/11 सेकंड पर 10:54 और 6/11, इस पर जाके ये 54 से ही 6/11 मिनट पे मिलेंगी, और 11वीं बार ये ठीक 12 बजे मिलेंगी। यानी घंटे और मिनट का यह जो चक्र चला सुइयों का, उसमें जब ये दोनों सुइयाँ यहाँ से चलना आरंभ होती हैं, तो फिर यहाँ पे 12 बजे इनको मिलने में, 12 बजे जब में मिलती हैं तो उतने में ये 11 बार मिल चुकी रहती हैं। ठीक, अब उनका कहना ये है कि इसके लिए यह जो मिनट की सुई है उतने देर में वो कितने भगण लगाएगी। घंटे की सुई तो का तो एक भगण हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 12, जब तक 12 बजेंगे नहीं तब तक घंटे की सुई का एक चक्कर पूरा नहीं होगा। वो तो एक एक घंटे पे एक एक पे आएगा, या 30 अंश मान लीजिए इसको। तो 1 बजे फिर 2 फिर 3 घंटे की सुई इस प्रकार से चलेगी, और वो 12वीं बार जब 12 पे आएगी घंटे की सुई तो उसका एक चक्कर पूरा होगा। लेकिन उतने में तो घंटे की सुई का भगण हुआ 1, लेकिन मिनट की सुई का भगण कितना हुआ, तो मिनट की सुई का भगण हुआ 12, क्योंकि भाई बात समझ में आ रही है ना, उसके कितने चक्कर हो जाएंगे, उसके तो 12 चक्कर हो जाएंगे ना, कि नहीं होंगे 12 चक्कर, 12 चक्कर हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब ये 60 मिनट कर लेगी तभी तो ये 1 पे जाएगी, फिर ये 60 मिनट कर लेगी तब 2 पे जाएगी घंटे की सुई, फिर 60 मिनट यहाँ से चलते हुए एक चक्कर पूरा कर लेगी मिनट की सुई, तब घंटे की सुई 3 पर जाएगी, फिर मिनट की सुई चौथा चक्कर पूरा करेगी तो घंटे की सुई 4 पर जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रकार से मिनट की सुई 12 चक्कर लगाती है। कितने समय में, जितने समय में घंटे की सुई 1 चक्कर लगाती है। यानी मिनट की सुई के भगण हुए 12 और घंटे की सुई के भगण हुए 1। इन दोनों भगणों का अंतर निकालिए, तो मिनट की सुई हो गई 12 के 12 भगण हो गए, 12 चक्कर हो गए। घंटे की सुई का 1 चक्कर यानी 1 भगण। इन दोनों भगणों का अंतर क्या हो गया, 12 माइनस से 11 बार इनकी युति हुई। ठीक, तो युति ही क्या है, युति ही तो चांद्रमास है। तो वही तो वो कह रहे हैं कि आप घंटे की जो सुई का भगण है इसे क्या मानेंगे, इसे चंद्रमा का भगण मान लीजिए, चंद्रमा के भगण के समान इसको समझ लीजिए मिनट के सुई के भगण को। और घंटे की सुई का जो 1 भगण है इसे क्या मान लेंगे आप, इसे सूर्य के भगण के समान मान लीजिए, कि जिस प्रकार सूर्य का जितने समय में 1 भगण उतने समय में चंद्रमा के 13 भगण, तो 13 भगण हो जाएंगे। तो मास कितने हुए, 12। 13 भगण चंद्रमा के, बात समझ में आ रही है ना,
13 चांद्र भगण कर लीजिए, चांद्र भगण है आपके 13, रवि भगण है आपके 1 और उत्तर आ गया 12 मास। ये 12 बार युतियाँ होंगी, युति, यही युति, यही 12 मास ही तो चांद्र मास हैं, और क्या हैं। तो इससे भी आपको समझ में आई बात कि चंद्रमा के जितने भगण हैं, चंद्रमा के भगण हो रहे, जितने समय में चंद्रमा के 13 भगण हो रहे हैं उतने समय में रवि का 1 भगण हो रहा है। दोनों के भगणों का अंतर निकालिए, जो अंतर होगा उतने ही बार सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि मास होगा। जब तक मिलेंगे नहीं मास होगा नहीं, तो वो उतने बार मास होगा। इस बात को घड़ी की सुइयों के हिसाब से भी भाष्यकार ने, विज्ञान भाष्य के भाष्यकार ने बता दिया। बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि अधिमास की बात कर ले में, तो भवन्ति शशिनो मासा सूर्येन्दु भगणान्तरम रविमासो नितास्ते तु शेषास्युरधिमासकाः मित्राणि अधिमासः तु प्रवर्तते खलु तर्हि एकस्मिन् महायुगे कति अधिमासाः सन्ति इत्यस्य ज्ञानं विधेयम् अस्माभिः। तो तदर्थं तावत् सर्वादौ अधिमासस्य उपपत्तिं कथयति अयं भाष्यकारः। पहले तो मैं इसको कह दूं कि रवि मासो निताः ते, इसको पहले अर्थ समझ लीजिए। तो कहते हैं ते रवि मासो निताः, ते के ते चांद्रमासाः, के ते चांद्रमासाः, ते एव चांद्रमासाः ये रवि सूर्येन्दु भगणांतरेण आगताः। पूर्वार्ध में क्या कहा था कि सूर्येन्दु भवन्ति शशिनो मासाः सूर्येन्दु भगणांतरम, तर्हि सूर्येन्दु भगणांतर तुल्याः ये चांद्रमासाः त एव चांद्रमासाः, यानी चांद्र भगणाः माइनस रवि भगणाः ये बराबर हो गया चांद्र मासाः। अब ये जो चांद्र मास आए एकस्मिन् महायुगे, उन चांद्र रवि मास ऊनिता ते, यानी उसमें से रवि मास को ऊनित कर दीजिए। चांद्र ते चांद्र मासा रवि मासेन ऊनिता। तो रवि मासेन ऊनिता मतलब कि रवि मास को रवि मास से घटाइए, नहीं, रवि मासेन ऊनिता अर्थात रवि मासाः तस्मात् विशोध्यन्ते, चांद्रमास समानात् विशोध्यन्ते रवि मासाः, चांद्रमासेभ्यः रवि मासाः विशोध्यन्ते। अरे भाई आप एकोनविंशति कहते हैं, एक ऊनविंशति, यानी विंशति में से एक घटाते हैं ना, कि एक में से 20 घटा देते हैं। तो इसलिए एक ऊनविंशति, एकोनविंशति ही, एकोनविंशति को क्या करते हो 20 माइनस 1 हो गया 19, यही तो है एक ऊनविंशति, यानी एक घटाया ऊन किया विंशति में। इसी प्रकार से जब वो बोलते हैं कि रवि मासो निताः, रवि मासो निताः, तो रवि मासो निताः यानी कि रवि मासे न ऊनिताः, एक ऊनित तो रवि मास ऊनित, यानी रवि मासे न ऊनिताः शोधिताः, ऊनिता अर्थात शोधिताः, कि रवि मास से घटा लीजिए। तो तो क्या करेंगे आप, रवि मास के द्वारा घटा लीजिए, यानी रवि मास को घटा लीजिए, रवि मास के द्वारा, एक के द्वारा 20 को शोधित कर लीजिए। एकोनविंशति कहा यानी एक के द्वारा 20 को शोधित कर लीजिए। तो 20 को शोधित करेंगे एक के द्वारा तो 19 हो गया। ऐसे रवि मास के द्वारा शोधित कर लेंगे तो चांद्रमासाः माइनस रवि मासाः, ठीक। ये जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको अधिमास मिलेंगे। यही कह रहे हैं वो कि भवन्ति शशिनो मासा सूर्येन्दु भगणांतरम रवि मासोनि, भवन्ति शशिनो मासाः सूर्य इंदु भगणांतरम और रवि मासोनिताः ते, रवि मासोनितास्ते स्युः, ते अर्थात शशिमासाः चांद्रमासाः रवि मासोनिताः ते अधिमासाः रवि मासोनितास्ते तु शेषास्युरधिमास का जो शेष आएगा वो अधिमास हो जाएगा।
ठीक है, ये इन्होंने भाष्यकार कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसी को मैं पढ़ देता हूँ कि एकस्मिन् महायुगे यावन्तः सूर्यभगणाः तैः यदि युगे चांद्रभगणाः उन्नीक्रियन्ते तदा शेषतुल्या युगे चांद्रमासाः भवन्ति। तेभ्यो चांद्रमासेभ्यो यदि युगसौरमासाः विशोध्यन्ते तदा शेषमिताः अधिमासाः युगमलमासाः भवन्ति इति भावः। ठीक है, अब इसकी उपपत्ति उन्होंने आगे कही। क्या कहा उसको सुन लीजिए। तो पहले वो अधिमास के बारे में बताते हैं। अधिमास के बारे में मैंने वीडियो में भी कहा है, संस्कृतम भारतम में अधिमास पर हमने चर्चा की। अधिमास के बारे में और विशेष जानना चाहते हैं तो उसको देखिए आप, हैं, चाहे विद्यासुरभि पेज पर चले जाइए तब भी आपको पता चल जाएगा। तो तत्र किम तावत् किम नाम अधिमासम इति उच्यते। ठीक है ना। तो आप जो है ना संस्कृतम भारतम इस पर जाइए और चाहे विद्यासुरभि, इस पर, इनमें से आप किसी में भी जाएंगे आपको अधिमास के बारे में विस्तार से चर्चा मिल जाएगी। अधिमास विचारः, ये व्याख्यान हमने वहाँ दे रखा है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, विशेष चर्चा करनी हो तो। अब यहाँ पे वो अधिमास के बारे में बता रहे हैं। तो अधिमास के बारे में क्या कह रहे हैं कि तत्र तावत् किम नाम अधिमासत्वम इति उच्यते। अमान्तद्वयान्तरवर्तिनि चांद्रे मासे। अमान्तद्वयान्तरवर्तिनि, अमान्तद्वय दो अमांतों के बीच, वर्तिनी यानी उसके बीच में स्थित, चांद्रे मास, दो अमांतों के बीच में ही चांद्रमास होता है, एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच में। तो अमान्तद्वयान्तरवर्तिनि चांद्रे मासे सूर्य संक्रांते अभावत्वम अधिमासत्वम। सूर्य संक्रांति का अभाव हो जाए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? अधिमास बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सह अधिमासः चांद्र एव, वो जो अधिमास है वो चांद्र ही होगा। मासा नाम चांद्रत्वात्, क्योंकि मास चांद्र होते हैं। और कहा भी है मासास्तथाश्च तिथयस्तु ही नाम शुमानात् इत्युक्तेश्च। मास और तिथि ये तुहिनांशु यानी चंद्रमा के मान से लेना चाहिए हैं। तो इसको, इस चांद्रमास को अधिमास क्यों कहा? तो कहते हैं अथ सूर्य संक्रांति उपलक्षिता एवं मासाः। सूर्य की संक्रांति से उपलक्षित, जब सूर्य की संक्रांति का उपलक्षण उसमें हो जाएगा, यानी उसमें कहीं ना कहीं सूर्य संक्रांति आ जाए, उसका उपलक्षण हो, यानी उसका चिन्ह हो, मुहर हो, मैं उसे मुहर कह रहा हूँ कि वो उसकी सील हो, सूर्य मास की। जिस चांद्रमास में सूर्य मास की सील लग जाए उसे हम चांद्रमास के रूप में स्वीकार करते हैं, शुद्ध चांद्रमास के रूप में। और जिस चांद्रमास में सूर्य के संक्रांति की मुहर नहीं लगती है वह चांद्रमास शुद्ध नहीं माना जाता, उसको मल कहा जाता है, वह मल मास है, अधिमास है। तो वही कह रहे हैं सूर्य संक्रांति उपलक्षिता एवं मासाः इति वचनस्वरात् सौरैश्चान्द्रैश्च मासैः तुल्यैरेव भवितव्यम। सूर्य और चंद्रमा के जो मास हैं वो तुल्य ही होने चाहिए, यानी जितने सौर मास उतने चांद्रमास। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी जो बचे वो क्या हुए? वो चांद्रमास हैं, तो वो मास ही मास होने, वो चांद्र ही मास हैं, लेकिन वो चांद्रमास के रूप में परिगणित ना होकर उनको क्या कहा जाएगा? उन मासों को अधिमास कहा जाएगा। परंच, तो अब क्या कह रहे हैं? परंच, तो अब कह रहे हैं कि सूर्य और चांद्र, अब ये जो बोला कि सूर्य संक्रांति उपलक्षिता एवं मासः ग्राह्यः, कि सूर्य संक्रांति से उपलक्षित मास ही ग्राह्य होता है, तब इसका मतलब दे हुआ कि जितने मास होते हैं क्या उन सभी में सूर्य की संक्रांति होती है? इसी प्रश्न को इन्होंने निष्कर्ष रूप में पूर्व पक्ष की तरह स्थापित करते हुए क्या कहा कि इसके हिसाब से तो फिर सौरैश्च चांद्रैश्च तुल्यैरेव भवितव्यम, कि
कि जितने सौर मास उतने चांद्र मास बराबर होने चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सूर्य संक्रांति उपलक्षिता एवं मासा ग्राह्या, तो अस्य तो अयमेव अर्थः यदि सूर्य संक्रांति उपलक्षिता एवं मासा तर्हि मास परिभाषया यदि इदमेव वर्तते कि सूर्य संक्रांति उपलक्षितः एवं मासः भविष्यति तर्हि तु अस्यां स्थितौ सूर्य संक्रांत्या सौरमासः भवति अथ च मासत्वेन चान्द्रमासस्य ग्रहणं वैवर्ति। अस्यां स्थितौ यावन्तः सौरमासाः तावन्तः चान्द्रमासाः, यतो हि संक्रांति उपलक्षितः एव मासः। अस्यां स्थितौ यावन्तः मासाः तावन्तः सूर्य संक्रांति अर्थात तावन्तः सौरमासाः। जितने चांद्रमास उतने ही सूर्य की संक्रांति से उपलक्षित वो, और जितने सूर्य की संक्रांति से उपलक्षित उतने ही सूर्य उतने ही सौरमास। ये एक पूर्व पक्ष रख रहे हैं ये कहने से। लेकिन होता क्या है, मध्यम मानेन सौरमासः 30, 26, 17, 37 सावयव 30 सावनैः संपद्यते। जो मध्यम मानसे जो सौर मास है, सौर मास क्या बोला कि सौरः मासः सावयव 30 सावन दिनैः, कि 30, 26 और क्या है भैया 30, 26, 17, 37 इतने सावन दिनों में समाप्त होता है एक सौरः मास। एक सौर मास समाप्त होने में 30 सावन दिन लगते हैं, और 31वें सावन दिन का 26 घटी 17 पल और 37 विपल इतना लग जाता है। ठीक, यानी 30 सावन दिन जब समाप्त हो जाते हैं और 31वां सावन दिन चल रहा होता है, उसमें भी लगभग आधा सावन दिन, भाई 26 घटी बोल दिया ना, तो 30 घटी पे आधा हो जाएगा, तो लगभग आधा यानी 30.5 सीधे सीधे बोले तो कि 30.5 सावन दिनों का एक सौर मास होता है। एक सौर मास होता है। और अच्छा तो ये बात समझ में आ रही है ना। सौर, भाई मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि सौर मासों की को दिनों में काउंट करेंगे आप, तो दिन काउंट करने के लिए आपके पास सावन दिन ही एक मात्र सहारा है। सावन दिन मतलब सूर्योदय से सूर्योदय तक का समय। इसलिए हम जब किसी भी मास को या वर्ष को दिनों में हम गणना करने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम सावन पैमाने पर सावन मान आधारित मान ही हमारे पास आश्रय है। सावन मानमेव आश्रयणीयम अस्यां स्थितौ। तर्हि सावन मानेन एकः सौरः मासः सावयव 30 सावन दिनैः संपद्यते, अथवा प्रायः सार्ध 30 सावन दिनैः संपद्यते। ठीक है। और जो चांद्रमास है वो सावयव 29 सावनैः संपद्यते। जो चांद्रमास है एक चांद्रमासः वो कह रहे हैं कि 29 सावन दिन, 29, 21, 50, 6, 29, 21, 50, 6 यानी 29 ये इतने सावन दिनों में समाप्त हो रहा है। ये ये देख लीजिए 29 सावन दिन, यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर चांद्रमास आरंभ हो, अमावस्या आरंभ हो, अमावस्या जब हो, मान लीजिए अमावस्या हो इसी समय सूर्योदय हो गया, और आपने फिर देखा इस तरीके से सूर्योदय के बीच में एक सावन दिन होगा, तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो अमावस्या जब आरंभ हुई, उसके बाद जब दूसरी अमावस्या लगेगी उस समय तक 29 सावन दिन बीत जाएंगे, और 30वें सावन दिन का 21 घटी 50 पल 6 विपल, यानी लगभग 29.5 सावन दिन। तो इन दोनों में अंतर कितना हुआ सावन पैमाने पे? एक दिन का अंतर हुआ ना। ये लगभग ये 29.5 सावन दिनों में ख़त्म हो रहा है, ये 30.5 सावन दिनों में ख़त्म हो रहा है। यानी अगर दोनों एक साथ मास आरंभ हों तो ऐसे में ये जब ख़त्म होगा चांद्रमास, उसके लगभग एक दिन बाद सौर मास ख़त्म होगा। दिनों से अगर हम सावन दिनों से गणना करें, यही तो मतलब हुआ ना, क्योंकि ये 30.5 में ख़त्म हो रहा है, ये 29.5 दिन में, 29.5 दिन से एक दिन ज़्यादा 30.5 दिन में सौर मास समाप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सौर मास बड़ा हुआ काल में, भाई वो 29.5 में समाप्त हो रहा है, और जो चांद्रमास है वो काल में छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, क्योंकि ये 29.5 सावन दिनों में ही समाप्त हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी को उन्होंने क्या कहा कि सावयव 30 सावन था चांद्रमासः
तो इति सौरमास सौरापेक्षा लघुमानकश्चांद्रो मासः, तो सौर मास की अपेक्षा लघुमानक है चांद्रमास। सौर मास बड़ा है और चांद्रमास छोटा है। ये है आपका सौर मास, और ये चांद्रमास। इसमें कितने दिन लग रहे हैं? इसमें 30.5 दिन लग रहे हैं। इसमें कितने लग रहे हैं? 29.5 दिन लग रहे हैं। ठीक, तो यानी ये जो चांद्रमास है इस सौर मास से इतना लगभग छोटा हो रहा है नहीं हो रहा है? कितना छोटा हो रहा है? इतना, ये नीली वाली पट्टी से इसके बीच में इतना छोटा हो रहा है। तो इसी को जो ये छोटा हुआ ना, इसी को, तो ये कितना है? इसी को बोल रहे हैं कि सावयव चतुष्पंचाशत घट्यूनो भवति। ये जो अंतर है ना, ये अंतर, इसी को क्या बोला? 54 घटी 27 पल और 31 विपल। ये अंतर, ये जो अंतर है ना, यही है, ये बीच का। ठीक, तो एक, अब मान लीजिए सौर मास आरंभ हुआ, चांद्रमास भी इसी समय आरंभ हुआ, तो सौर मास 29.5 दिन पे समाप्त हो जाएगा और चांद्रमास 29.5 दिनों पे समाप्त हो जाएगा, और सौर मास इसके लगभग 54 घटी बाद 30.5 दिन पे समाप्त होगा। अब ये अंतर प्रति मास में बढ़ता रहेगा है। अभी ये अंतर इतना हुआ है, दूसरे महीने में क्या होगा? ये अंतर द्विगुणित हो जाएगा। एक महीने में अगर इतना अंतर हो रहा है तो 2 महीने में इतना और इतना और, यानी द्विगुणित अंतर हो जाएगा, यानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो ये जो चांद्रमास है ये यहीं समाप्त हो गया, और जो सौर मास है वो यहाँ समाप्त हुआ। ठीक, ये सौर मास है, और चांद्रमास वो क्या होगा? वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो अब ये अंतर देखिए, अब ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए अब यहाँ ये अंतर क्या है? ये जो अंतर है ये इससे दुगुना मान लीजिए, इससे ये अंतर, ये 2 गुना 54 27 हो जाएगा। ये अंतर इस तरीके से प्रति मास बढ़ता रहेगा, और क्या होगा कि प्रति मास इस प्रकार से प्रति सौर मासम, इसलिए सौरापेक्षा लघुमानकश्च, तो सौर की अपेक्षा जो लघुमानक छोटे मान वाला जो चांद्रमास है वो प्रति सौर मासम, हर सौर मास में 54 सावयव चतुष्पंचाशत घट्यूनो भवति, कुछ अवयव सहित 54 घटी ऊन कम होता है। इति सौरापेक्षा चांद्रो मासः ही एकः अधिकः जायते। इस तो अब ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा? इसी तरीके से इसी क्रम में जब ये बढ़ता रहेगा तो इसी में एक चांद्रमास अधिक हो जाएगा। ठीक, कैसे अधिक होगा? अब ये बड़ा चित्र हो गया है, तो अभी यहीं पे कर दीजिए या अगले में समाप्त करें। ये इसी प्रकार से एडजस्ट होते होते अब इसमें क्या हुआ ना, ये चांद्रमास यहीं समाप्त कर लीजिए हैं, और अगला ये सब प्रकरण समाप्त करने के लिए कर रहा हूँ, सौर मास को बड़ा कर लीजिए, और ये जो चांद्रमास है ये यहीं समाप्त हो गया, यहाँ से आरंभ हुआ और यही समाप्त हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये तीसरा नहीं है, ये जाके 32वां 33वें सौर मास में ये स्थिति बनेगी कि, तो अब इन मासों में क्या है? इसको और क्लियर यहाँ कहूँ क्या? वो ये कह रहे हैं ना कि ये सौर मास हो गया, ये फिर दूसरा सौर मास, फिर तीसरा सौर मास, फिर चौथा सौर मास है, फिर 5वां सौर मास है, फिर इसी प्रकार से
छठ हैं, अब इतने में ही कर लीजिए, या तो और इसकी संख्या बढ़ाऊँ मैं, तो समझ में आनी चाहिए बात। मेरे ख्याल से जितने भी विद्वान हैं यहाँ पे वो इन बातों को समझते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए ज़्यादा कहना उचित है नहीं मुझे लगता है। ये हो गया सौर मास, मान लीजिए चांद्रमास आपको छोटे करने हैं, ये देखिए यहीं आ गया, यहीं पकड़ लिया। तो ये जितने भी ये चांद्रमास हैं, ये जितने भी, ये सारे के सारे, ये वाला चांद्रमास जो यहाँ से आरंभ हो रहा है, इसमें देखिए ये संक्रांति है, ठीक है, इसको पहले से थोड़ा आरंभ कर लीजिए, यानी पहले से आरंभ है। तो यहाँ ये संक्रांति देखिए, एक संक्रांति मिल गई इस मास में, ये संक्रांति, ठीक, इस मास में ये संक्रांति, इस मास में ये वाली संक्रांति, तो ये मास सूर्य संक्रांति उपलक्षिता है मासा, तो सूर्य की संक्रांति से उपलक्षित ये मास चांद्रमास मान लिया जाएगा। ये जो दूसरा चांद्रमास यहाँ से यहाँ तक में दूसरा लग रहा है, उसमें भी एक सूर्य संक्रांति हो गई, ये भी वैलिड है। ये जो तीसरा चांद्रमास यहाँ से यहाँ के बीच में है, इसमें भी एक संक्रांति हो गई, इसलिए मास भी वैलिड है। ये जो चांद्रमास है यहाँ से यहाँ वाला, इसमें भी एक संक्रांति है, ये भी वैलिड है। लेकिन और इसके बाद फिर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो चांद्रमास है, इसमें भी ये संक्रांति हो गई, ये भी वैलिड है। लेकिन ये जो चांद्रमास है, इसमें संक्रांति हुई नहीं, देखिए इसके पहले संक्रांति हो गई और इसके बाद संक्रांति हो रही है। तो ये जो चांद्रमास है ना, यही चांद्रमास क्या कहलाएगा, यही मलमास हो जाएगा, अधिमास, और इसे ही मलमास बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, एक अधिक हो गया ना। तो यही जो अधिक है यही अधिमास है, हालांकि 90 में नहीं होता, ये 33वें में होता है। 32 सौर मास बाद जाके एक अधिमास, एक चांद्रमास अधिक हो जाता है, इसीलिए हर 2.5 वर्ष के बाद, 2.5-3 वर्ष में जाके एक अधिमास पड़ेगा, यानी एक चांद्रमास अधिक हो जाएगा जो बीच में कहीं एडजस्ट हो जाएगा। और वो चांद्रमास कैसा होगा, जिसमें सूर्य संक्रांति रहेगी ही नहीं, सूर्य संक्रांति से उपलक्षित नहीं है, इसलिए वो चांद्रमास मलमास हो गया, उसी को अधिमास बोलते हैं आप, ठीक। तो आज इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी से विराम लेता हूँ। मित्रों, इस फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ ग्रुप में आप लोग कम जुड़ रहे हैं, या तो लेक्चर बोरिंग हो रहा होगा, या आप लोगों की रुचि कम क्यों हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शास्त्र पढ़ने वाले वैसे कम ही होते हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि बाकी जो पढ़ते में जिनकी रुचि हो उनको शेयर कीजिए आप, ताकि वो पढ़ सकें, उनका भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।